नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद अवस्थी और मैं एक हाउसिंग फाइनेंस से हूं। और चूंकि मार्केट में बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने में, जिसके संबंध में आप लोगों को एक विषय लेके आया हूं कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो क्रय और विक्रय जो हो रहा ना, उनकी जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हम कैसे करें। प्रॉपर्टी लेने के पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा एक एज अ कस्टमर की तरफ से हम आपको, और यदि उस प्रॉपर्टी को हम फाइनेंस के थ्रू परचेज करना चाह रहे हैं तो भी किन किन सावधानियों को हम आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो और कस्टमर जिस प्रॉपर्टी को ले रहा है वो प्रॉपर्टी लीगली तौर पर एकदम क्लियर होना चाहिए और टेक्निकली एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम आप बातचीत करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि यदि किसी कस्टमर को कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है यानी खरीदना है, ठीक है, तो कोई प्लॉट कहीं एग्रीकल्चर लैंड से खरीद रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई डेवलप कॉलोनी होगी उससे खरीद रहा होगा, तो वहाँ बेसिकली हम आपको ध्यान रखना होगा प्रॉपर्टी जो खसरे की है, ठीक है, उसका हम आपको सबसे पहले एक म्यूनसिपल का रिकॉर्ड हम आपको देखना होगा कि यदि डेवलप कॉलोनी है तो हम म्यूनसिपल रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी किसके नाम दर्ज है, ठीक है, फर्म के नाम दर्ज है या पार्टनरशिप फर्म के नाम दर्ज है या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर वो प्रॉपर्टी दर्ज है या ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी दर्ज है। और यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखते हैं तो प्रॉपर्टी खसरे की है तो खसरे की प्रॉपर्टी को हम आपको देखना पड़ेगा खसरा नंबर क्या है, और उस जो खसरा है वो खसरे की प्रॉपर्टी कितने लोगों के नाम पर है। अब ये नहीं कि प्रॉपर्टी 4 लोगों के नाम में हो और एक व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, ठीक है, तो ये लीगली क्लियर नहीं होता, लीगली तौर पर इसको हम सही नहीं मान सकते, ठीक है। पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या होता है कि कई लोग उसका पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं कि भाई ये सारी प्रॉपर्टी के व्यक्ति के द्वारा बेची जाएगी, तो सबसे पहले हम आपको उस प्रॉपर्टी में पावर ऑफ अटॉर्नी देखनी पड़ेगी, ठीक है। कई बार प्रॉपर्टी देखने में ये आती है कि प्रॉपर्टी जो है शासकीय होती है या गोचर भूमियाँ होती हैं या मंदिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती हैं, या यूं देखें तो आदिवासियों की पट्टे वगैरह की प्रॉपर्टी होती हैं, उनका भी जो है क्रय विक्रय लोग कर देते हैं, पर ये लीगली तौर पर सही नहीं होता है। इन सब के लिए हम आपको ये देखना होगा कि वो प्रॉपर्टी खसरे की प्रॉपर्टी है तो उसका चेन ऑफ टाइटल क्लियर होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक कस्टमर को प्रॉपर्टी लेने के पहले 30 से 40 वर्ष पुराना रिकॉर्ड उसका देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग क्या है उस प्रॉपर्टी का 30-40 वर्ष का रिकॉर्ड नहीं देखते हैं, जनरली देखते हैं कि आपके नाम प्रॉपर्टी है या आपको पहचानते हैं उससे प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, पर ये गलत होता है। इस तरीके से प्रॉपर्टी हम आपको नहीं लेना चाहिए। हम आपको देखना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट टाइम में जिसके नाम है वो जो ओनर है उसने किससे प्रॉपर्टी को खरीदा, वो ट्रांजेक्शन 30-40 साल के पीरियड में एकदम क्लियर है कि नहीं। ये नहीं कि बीच में कोई ब्रेक हो रहा हो, मतलब यानी कि प्रॉपर्टी हो सकता है 4 लोगों के नाम पर हो, बीच में किसी 3 व्यक्तियों ने प्रॉपर्टी को बेच दिया हो, या फिर उसमें कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर वगैरह आया हो, ठीक है, तो उस दौरान वो चेन ऑफ टाइटल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, यानी कि लीगली तौर पर वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो हम आपको जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे एकदम क्लियर करना पड़ेगा कि भैया आपने प्रॉपर्टी किससे खरीदी है, ठीक है, वो कितने लोग थे, वो उनकी उसकी सैलरी भी हम आपको देखनी चाहिए, और जो प्रेजेंट ओनर है जिससे हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, किस खसरे की प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, उसका भी हमको खसरे नंबर के साथ सामने वाले की जो जिससे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस ओनर की सेल डीड भी हम आपको लेनी चाहिए, उसका नामांतरण है, उसका डाइवर्सन है, ये रिकॉर्ड भी हमको देखना चाहिए। कई बार देखने में हम आपको ये आता है कि एक प्रॉपर्टी जो सेलर है जो बेच रहा है प्रॉपर्टी को, उसके पास में 15-20 खसरे की रकबे की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से एक रकबे में से किसी कस्टमर को प्रॉपर्टी बेचता है, पर उसने जो डाइवर्सन करा रखा होता है वो कुछ खसरों का डाइवर्सन करा के वो अपने पास रख लेते हैं, बाकी का डाइवर्सन नहीं कराते, तो ये गलत है। पर जो एक तरीके से देखें तो लोग सिर्फ डाइवर्सन देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम किस खसरे की प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, क्या उसका डाइवर्सन है, उसका म्यूटेशन है या नहीं है, पर इन चीज़ों को लोग नहीं ध्यान देते हैं, पर हम आपको जनरली इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। देन सेकंड ये ऑप्शन आता है कि जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो जिस खसरे की प्रॉपर्टी हम आपको बेच रहा है, ठीक है, उसका खसरा हम आपको एक्चुअल में देखना चाहिए कि जिस खसरे की प्रॉपर्टी एज पर सेल डीड हमको प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो खसरा वहां पर मौजूद है या नहीं है।
ठीक है। तो ये हमको किससे मालूम होगा, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम आपको पटवारी से एकदम कंफर्म करना पड़ेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप किसी आर्किटेक्ट को ले जाएं, वैल्यूअर हो, तो वो भी आपका खसरे को एकदम क्लियर कर देगा कि जो खसरा आप ले रहे हैं, जिस खसरे की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो एक्चुअल खसरा इधर आता है, ठीक है। और उसके लिए आप यदि चाहें तो एक किसान ऐप करके एक ऑप्शन रहता है अपने पास में, ऑनलाइन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उसके थ्रू भी आप यदि समझदार हैं, आपको नॉलेज है, तो आप उसके थ्रू भी उस खसरे को एक बार क्लियर कर सकते हैं। देन आता है कि हमारे पास जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदने जा रहे हैं, जिस प्लॉट को हम आप खरीदने जा रहे हैं, उसकी बाउंड्री अभी देखने में आता है कि जो रजिस्ट्री लेखक या जो बेचने वाले हैं, विक्रेता हैं, वो एक तुक्का जो है उसकी कोर बाउंड्री हम आपको डलवा देते हैं, जिसमें डाल देते हैं भूमि विक्रेता। तो यह भूमि विक्रेता डलवाना यदि है एक्चुअल तब तो ठीक है, और यदि प्रॉपर्टी का सेलिंग हो गया है, आजू बाजू वाला प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो गया या किसी को बेच दिया है, तो हम आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे बाजू में जो व्यक्ति हैं जिनका प्रॉपर्टी है या जिन्हें प्लॉट खरीदा है वो कौन है, उसका नाम रजिस्ट्री के वक्त हमारी सेल डीड में आना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति लोन लेने जाता है तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस पर लिखा रहता है भूमि विक्रेता। अब भूमि विक्रेता होने की वजह से वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई इसलिए नहीं होती कि रकबा तो जो है 1 या 2 एकड़ का है, ठीक है, तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, आप कैसे क्लियर करोगे, तो ये क्लियरिटी नहीं होती है। तो ये जो सेलर है ना, उससे हमको क्लियर करके रखना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन अपने पास ये आता है कि जो भी हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो उसकी सेल डीड प्लस उसने प्रॉपर्टी किससे खरीदी या उसका फैमिली ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है। तो यदि वो म्यूनसिपल में रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं, ठीक है, तो म्यूनसिपल रिकॉर्ड हम आपको सारा का सारा अपने पास लेना चाहिए। उसकी जरूरत कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी हम आपको कस्टमर को अपने पास रखना चाहिए। तो एक बेसिकली हम आपको इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका लमसम आप 30 से 40 वर्ष पुराना रिकॉर्ड हमेशा देख के चलें। और एक एडवोकेट जो लीगल बना रहे, सर्च रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उन सब से हमको एक एडवाइस लेके चलना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन हमारा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा ये कि जो रजिस्ट्री सेलर है उसके कितने पार्टनर्स हैं। यदि इंडिविजुअल है तब तो ठीक है, यदि पार्टनर्स हैं तो यदि मैं प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूँ ना, तो उस प्रॉपर्टी में सारे सेलर को उधर रजिस्ट्रार में जो है प्रेजेंट होना चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए, कंसर्न लेटर सबका साथ में होना चाहिए। और या तो वो सहमति दें या फिर यूं हो सकते हैं तो रजिस्ट्री के साथ में वो विटनेस हो सकते हैं, गवाह हो सकते हैं, तो वो लीगली एकदम क्लियर हो जाता है। कई बार ये देखने को आता है कि ऐसा होता नहीं, जो लीगली गलत होता है। तो इन सब जनरली हम आपको सावधानियों को बरतना चाहिए, इसके बाद ही प्रॉपर्टी हम आपको परचेज करना चाहिए। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ शायद लगभग फ्रॉड नहीं हो सकता है। अदरवाइज ये जो भूमि विक्रेता है, जो एक बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये गरीब व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी कर देते, चीटिंग कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी के आजू बाजू में नाला है क्या, ये तो नहीं कि वो शासकीय नाला जा रहा हो, कुआं है, बावड़ी है, तालाब है। तो इन सब चीज़ों को हम आपको विशेषकर ध्यान रखते हुए इसके बाद ही हम आपको प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए।